जय हिंद साथियों। लास्ट क्लास में हमने मानव भूगोल के अंदर पढ़ा था कि मानव का प्राकृतिकरण की अवस्था तथा प्रकृति के मानवीकरण की अवस्था तथा मानव के प्राकृतिकरण की अवस्था से कौन सी विचारधारा का जन्म हुआ तथा प्रकृति के मानवीकरण से कौन सी विचारधारा का जन्म हुआ। दोस्तों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हैं दोनों, और मैंने कल इसको बहुत ही डेप्थ में समझाने की कोशिश भी की थी आपको। नियतिवाद मैंने समझा दिया था और संभववाद के लिए मैंने कहा था कि आप खुद घर से करके लेके आना। आई होप कि आप वो सब कार्य कर चुके होंगे। चलो हम देखते हैं किसको, संभववाद को। मानव भूगोल की जो विचारधाराएं थी वो निश्चयवाद जो हमने कल पढ़ ली, आज संभववाद की बात करेंगे और नव निश्चयवाद की बात करेंगे। तो संभववाद किसने दिया ये संभववाद शब्द? ये शब्द किसने दिया? कौन संभववाद का प्रवर्तक था और कौन सी ये विचारधारा थी? तो दोस्तों संभववाद शब्द फ्रांस के ही एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था लूसियन फेब्रे। उन्होंने ये शब्द दिया था, लूसियन फेब्रे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। और इसके प्रवर्तक हैं पोल विडाल डी ला ब्लांस। पोल विडाल डी ला ब्लांस ये भी कहाँ के हैं? फ्रांस के। मतलब संभववाद जो विचारधारा थी उस पे जो बात की थी या कार्य किया था वो अधिकतर फ्रांस के भूगोलवेताओं ने किया था। इसलिए कौन सी विचारधारा हो गई? फ्रांसिस। कौन सी विचारधारा? फ्रांसिस विचारधारा। जबकि नियतिवादी कौन सी विचारधारा थी? जर्मन विचारधारा, क्योंकि जर्मनी के जो भूगोलवेता थे उन्होंने उस पर ज़्यादा क्या किया था? वर्क किया था। दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है? संभववाद की विशेषताएं क्या है? हमने कल प्रकृति का मानवीकरण पढ़ा था और हमने देखा था कि जब मनुष्य को तकनीकी ज्ञान हो गया था तो वो स्वयं की बुद्धि से, विवेक से कार्य करने लगा था, और जो प्राकृतिक संसाधन थे उन प्राकृतिक संसाधनों पर संभावनाओं को जन्म देकर नवीन चीज़ों का निर्माण करने लगा था। और मानव प्रकृति का क्या नहीं था? दास नहीं था। क्यों? अब उसके सोचने समझने की क्षमता क्या हो चुकी थी? विकसित हो गई थी। और मानव क्या एक क्रियाशील अभिकर्ता था, यानी कि सक्रिय अभिकर्ता था। ये सारी चीज़ें अपन ने क्या किससे देखी? कल देखी। किस में? प्रकृति का मानवीकरण। बस उन्हीं चीज़ों को हमें लैंग्वेज का रूप देना है। तो संभववाद के अंदर जो फर्स्ट विशेषता हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति अनेक संभावनाएं देती है। अनेक संभावनाएं प्रकट करती है और मानव उनका उपयोग छांट मतलब चयन, यानी कि चूज करके, तो चयन छांट या चयन के माध्यम से करता है। माध्यम से करता है। दोस्तों प्रकृति है जो हमें अनेक संभावनाएं देती है, और जो मनुष्य उन संभावनाओं का यूज करके और उनका उपयोग अपने चयन के माध्यम से या अपने चुनाव के माध्यम से या उनको चूज करके उन संभावनाओं को क्या करता है, उपयोग करता है। कैसे?
जैसे प्रकृति ने संभावनाएं दी, बोला नदी है। प्रकृति ने संभावना दी कि आप मेरे पे बांध बना सकते हो, आप मेरे पे पुल बना सकते हो, मेरे से नहर निकाल सकते हो, विद्युत उत्पादन कर सकते हो। ये किसने संभावनाएं दी? नदी ने। और मानव ने इनका क्या कर दिया? उपयोग। यानी कि अब मानव अपनी चूज कर रहा है कि मुझे किस काम के लिए चाहिए। अगर उसे लगता है कि यहाँ पे पुल की ज़रूरत है तो वो नदी पे पुल का निर्माण करेगा। उसे लगता है कि यहाँ पे फसलों के लिए पानी की ज़रूरत है तो वो नहरों का निर्माण करेगा। उसे लगता है कि विद्युत उत्पादन करना है तो वो विद्युत उत्पादन करेगा। और उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे एक डैम का निर्माण करना चाहिए तो वो डैम का निर्माण करेगा। जैसे प्रकृति संभावनाएं देती है, यानी कि जंगल क्या क्या संभावना देता है? बोला आप मुझे साफ करके यहाँ पे क्या बसा सकते हो? शहर बसा सकते हो। कोई मानव बस्ती का क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो। तो प्रकृति ने क्या संभावनाएं दी? मानव बस्ती का निर्माण। प्रकृति ने संभावनाएं दी और मनुष्य ने चूज कर लिया कि मुझे इस जंगल को समाप्त करके यहाँ पे किसका निर्माण करना है? मानव बस्ती का निर्माण करना है। तो मानव ने क्या किया? जो प्रकृति ने जो संभावनाएं दी उन संभावना का उपयोग करके अपने चुनाव के माध्यम से उन चीज़ों को क्या करता है? उपयोग करता है। किस में? संभववाद में। इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। इसमें मानव व प्रकृति के संबंधों की व्याख्या मानव को प्रकृति का विजेता मानकर की जाती है। विजेता मानकर की जाती है। जो संभववाद है उसमें मानव और प्रकृति के जो संबंध है उनकी व्याख्या प्रकृति को तो बहुत कम, जबकि मानव को इसका पूर्ण विजेता मानकर क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है कि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ कौन करेगा? मानव करेगा। प्रकृति तो कुछ भी नहीं कर सकती, जो कुछ करेगा वो सब कौन करेगा? मानव करेगा। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? क्या मानव ही सब कुछ है? अगर मानव ही सब कुछ होता तो कल एक लेटेस्ट की घटना है कि जयपुर के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से अपने आमेर महल पे 20-22 लोगों की जान गई है। तो रोक लेता ना मानव उनको? आकाशीय बिजली को रोक देता। जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है और जो बाढ़ आती है जिसमें बहुत सारे जन धन की हानि होती है तो रोक ले बाढ़ को। अगर मानव ही प्रकृति का पूर्ण विजेता है तो रोक ले उस बाढ़ को। आने वाले जो चक्रवात होते हैं, तूफान होते हैं, रोक ले मानव उसको। ये मानव इनकी भविष्यवाणी जरूर कर सकता है। मानव ने ऐसे यंत्रों का निर्माण कर लिया कि वो इनकी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन इनको रोक नहीं सकता। तो ना तो वो पूर्ण रूप से क्या है? मानव विजेता है, ना ही पूर्ण रूप से क्या प्रकृति का क्या है? नियंत्रण। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे किसमें? नवनिश्चयवाद में। अभी जो संभववाद बता रहा है उन चीज़ों को देख रहे हैं। ये कहता है कि प्रकृति का विजेता कौन? मानव। दोस्तों मानव प्रकृति का विजेता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मानव तो अपने अंत का कारण है। अगर वो प्रकृति जो संभावनाएं दे रही है उनका बहुत ही लिमिटेड में यूज करे तो शायद वो सही रह सकता है। कि जैसे प्रकृति ने बोला कि भाई आप यहाँ पे जंगल है और आप उसे साफ करके मानव बस्ती का निर्माण कर लिया। लेकिन दोस्तों जितने पेड़ पौधे अपन ने वहाँ से काटे हैं तो दूसरी जगह उतने ही पेड़ पौधे अपन लगा भी तो सकते हैं। क्या प्रकृति बचेगी नहीं? जिस अपन ने मान लो किसी डैम का निर्माण किया है और वहाँ की जल भराव क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है तो अपन उस डैम के ऊपर से हम उस पानी को निकाल भी तो सकते हैं ना, और यूज कर सकते हैं। जैसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम प्रकृति के विनाश से बच सकते हैं। लेकिन मानव है कि अपने विकास में अंधा होता जा रहा है। ये वाली बातें करेंगे हम निश्चयवाद में। अभी सिर्फ अपन किसको देखते हैं? संभववाद को। तो संभववाद मानव को क्या मान के चल रहा है? विजेता मान के चल रहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज हो जाएगी मानव अपने तकनीकी ज्ञान
विवेक, कौशल, क्षमता, कार्यकुशलता, के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों से नवीन संभावनाओं का निर्माण कर सामाजिक, सांस्कृतिक, भूदृश्यों की रचना करता है। दोस्तों कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि मानो अपने पास, उसके पास जो तकनीकी ज्ञान है, खुद की बुद्धि है, उसकी कौशल है, उसकी क्षमता है, कार्यकुशलता के आधार पे प्राकृतिक संसाधनों की, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, जो उच्च भूभाग है, महासागरीय भाग है, इनसे नवीन संभावनाओं को, यानी कि इन पे क्या क्या संभावित चीज़ें बन सकती हैं, इन पे क्या क्या संभावित चीज़ें बन सकती हैं, उनका निर्माण कर सामाजिक सांस्कृतिक दृश्यों का, यानी कि अपनी तरफ से किस किस का निर्माण कर सकता है। जैसे कि मान लो कि महासागर तल है, उस पर इसने जलमार्ग का निर्माण कर दिया। महासागर तट है, उस पर इसने बंदरगाह का निर्माण कर दिया। उच्च भूभाग है, वहां पे इसने विश्राम स्थल बना दिए, मानव बस्तियां बसा दी। तो यही तो कहना चाह रहा है ये संभववाद, कहता है कि मानव अपने तकनीकी ज्ञान, विवेक, कौशल, क्षमता, कार्यकुशलता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधन ही तो है। महासागर तल क्या मनुष्य ने बनाया है क्या? महासागर तट क्या मनुष्य ने बनाया है क्या? उच्च भूभाग, पर्वत, पठार क्या मनुष्य ने बनाए हैं क्या? तो प्राकृतिक संसाधनों से नवीन संभावनाओं का निर्माण करके कि कौन कौन सी चीज़ें इस पे बना सकते हैं का निर्माण कर सामाजिक सांस्कृतिक भूदृश्यों, यानी कि खुद के हिसाब से कौन कौन से चीज़ों का निर्माण किया है। जैसे इसने महासागर तल पे जलमार्ग बना दिया, जहाज चलाने लग गया। तट पे इसने बंदरगाह का निर्माण कर दिया और उच्च भूभाग पे इसने विश्राम स्थल का निर्माण कर दिया, वहाँ पे मानव बस्तियाँ बसा दी। तो ये सारी चीज़ें कौन कहता है? संभववाद कहता है। और संभववाद फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, संभववाद मानव को क्रियाशील मानता है, कि मानव ही क्रिया करता है, जो कुछ करने वाला है वो कौन है? मानव है। प्रकृति तो क्या है? निष्क्रिय। ऐसा कौन मानता है? संभववाद। जबकि दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी अपनी जगह पे है और मानव अपनी जगह पे है। अगर इन दोनों का संतुलन तरीके से उपयोग हो या संतुलित तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो ना तो प्रकृति से हमें डरने की ज़रूरत है, ना ही प्रकृति हमारे साथ ऐसा कुछ बर्ताव करेगी। तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरी विचारधारा का जन्म हुआ वो थी नवनिश्चयवाद। तीसरे नंबर की विचारधारा हो गई नवनिश्चयवाद। दोस्तों इस विचारधारा का जन्म कैसे हुआ? इधर नियतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, जबकि संभववाद कहता है, बोला नहीं
प्रकृति कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो कौन है? मानव है। संभववाद ने कहा कि जो कुछ है वो मानव है, जबकि नियतिवाद कहता है कि नहीं, मानव कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो प्रकृति है। तो दोस्तों ना तो मानव ही सब कुछ है, ना ही प्रकृति सब कुछ है, इसलिए नवनिश्चयवाद, इन दोनों की बातों को मर्ज करके किसने डिनोट किया? नवनिश्चयवाद विचारधारा ने। नवनिश्चयवाद विचारधारा ने कहा कि ना तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, ना ही मनुष्य प्रकृति का क्या है? विजेता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसका जो प्रभाव है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जबकि इसकी सीमाओं में भी नहीं बंध के रह सकते। ऐसा किसने कहा? नवनिश्चयवाद ने। तो ये इन दोनों की मध्यस्थता वाली कौन सी क्या है? विचारधारा है। कौन सी? नवनिश्चयवाद। तो बात करते हैं नवनिश्चयवाद की। नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के निवासी थे ये? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कौन? ग्रिफिथ टेलर। कौन सी विचारधारा दी? नवनिश्चयवाद। और इसका अन्य नाम क्या है? नवनिश्चयवाद का अन्य नाम क्या है? तो इसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते हैं। और दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। दोस्तों नवनिश्चयवाद जो विचारधारा थी मानव भूगोल की, इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के निवासी थे ये? ऑस्ट्रेलिया के। इनका एक्चुअली जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बाकी तो इन्होंने फिर भूगोलवेता के रूप में कार्य अमेरिका में भी किया था, कनाडा में भी किया था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो मूल रूप से कहाँ के निवासी हो गए? ये ऑस्ट्रेलिया के। इसलिए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। तो जो ग्रिफिथ टेलर थे वो कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के। इस जो नवनिश्चयवाद विचारधारा को आधुनिक यानी कि जो आज के चलन में है वो या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसने जो बातें कही वो साइंटिफिक रूप से क्या है? सही है। तथा इसका दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म भी नवनिश्चयवाद को ही कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। नवनिश्चयवाद दोस्तों नवनिश्चयवाद ने कहा कि ना तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, ना ही मानव इसका क्या है? विजेता। यानी कि दोनों चीज़ें किस में होनी चाहिए? संतुलित रूप में होनी चाहिए। तो नवनिश्चयवाद ने कहा ना तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मानव इसका विजेता है। दोस्तों ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे इस जो विचारधारा को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो बातें हैं ना वो ऑथेंटिक बातें हैं। ये कह रहा है कि प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, और ये सच है कि प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, लेकिन मानव इसका विजेता भी नहीं है। जैसे अगर मानव इसका मान लो कि प्रकृति का विजेता होता तो कोरोना जैसी महामारी क्यों आती? क्यों इतना भयंकर ये क्या उत्पात मचाती? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब नदियों में बाढ़ आती है तो अगर मानव ही विजेता होता तो उस बाढ़ को रोक ले, पानी को रोक ले। अभी उत्तराखंड के अंदर जो त्रासदी आई थी तो रोक लेता मानव। कितने जन धन की हानि हुई थी। अब भी उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल के किसी क्षेत्र के अंदर एक ग्लेशियर पिघला था जिसमें नवनिर्माण करते हुए मकान और वहाँ पे जो काम कर रहे थे कारीगर वो सब लोग बह गए थे, तो रोक लेता मानव। जो ओजोन क्षरण कर दिया मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध प्रयोग करके, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है तो रोक लेना इनको।
तो मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। मानव अगर प्रकृति का सही तरीके से यूज करे तो प्रकृति और मानव दोनों संतुलन में रह सकते हैं। ऐसा किसने कहा? नवनिश्चयवाद ने। इसने क्या कहा कि प्रकृति के प्रभाव की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी निर्धारित सीमाओं में बंधा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है उसका जो प्रभाव है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उसने सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं या जो सीमाएं बना रखी है, जो बाउंडेशन बना रखी है, उसमें रह भी नहीं सकते। जैसे समुद्र तट के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, वो आजीविका का साधन है मछुआरों का, लेकिन जब तूफान चक्रवात आते हैं तो वो मछुआरे या आदि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सब लोग क्या बह जाते हैं या उनका क्या थोड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि मानव ने ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर रखा है कि वो उसकी सूचना पहले ही दे देते हैं, लेकिन फिर भी मानव क्या लालची होता है, बोला 24 घंटे हैं अभी तो कुछ नहीं, हम तो निकल लेंगे। तो इसीलिए तो ये कहना चाह रहा है कि प्रकृति के जो प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम समुद्र के किनारे क्या मछली पकड़ने नहीं जाएंगे? नदी जा रही है, नदी बह रही है, ये कह रहा है कि नदी का प्रभाव है, लेकिन क्या उस पर हम डैम नहीं बनाएंगे? क्या फसलों को पानी नहर बनाकर नहीं देंगे? लेकिन दोस्तों, संतुलित मात्रा में, अगर समन्वय के हिसाब से काम हो तो बहुत अच्छा होता है प्रकृति और मानव के समन्वय से। ये नवनिश्चयवाद विचारधारा भी यही कहना चाहती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी प्रकृति ट्रैफिक पुलिस की भांति काम करती है, इसलिए इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया। कैसे? प्रकृति ट्रैफिक पुलिस की भांति काम करते हैं। कैसे? हम ट्रैफिक पे जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस, वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है वहाँ पे 3 बत्तियाँ होती है। एक बत्ती होती है ग्रीन कलर की, एक होती है येलो कलर की और एक होती है रेड कलर की। दोस्तों, ग्रीन बत्ती सिग्नल करती है कि रुको, और वाई बत्ती कहती है कि तैयार रहो, रेडी। जबकि रेड बत्ती कहती है कि रुको, यानी कि स्टॉप, और ग्रीन बत्ती कहती है जाओ, यानी कि गो। ग्रीन बत्ती कहती है गो, येलो बत्ती कहती है कि आप तैयार रहो, और रेड बत्ती कहती है कि रुको, यानी कि स्टॉप। इसलिए इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्मिक कहा गया। जैसे प्रकृति जब कहे कि रुको तो हमें रुक जाना चाहिए, जब प्रकृति कहे कि अब तैयार रहो तो हमें तैयार रहना चाहिए, और जब प्रकृति कहे कि जाओ तो हमें चलना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कि बारिश का मौसम है तो हमें नदी और ये जो पानी के जो नाले वगैरह होते हैं इनके पास नहीं जाना, तो उस टाइम पे प्रकृति कहती है रुको, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, जाते हैं नदी में कूदते हैं। और फिर जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो मतलब हमें क्या उस टाइम पे कार्य करना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो क्या लालची है और मनुष्य अपने हिसाब से चल रहा है। इसलिए दोस्तों, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके द्वारा कहा गया था कि मनुष्य अपने अंत का कारण स्वयं बनता जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध रूप से क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है।
ये संसाधन आगामी आने वाली पीढ़ियों को भी तो चाहिए, लेकिन मानव इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा। तो मानव भूगोल की जो तीनों विचारधाराएं थी उन पे हमने बात कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक बच रहे हैं, जिनमें एक तो है कि इसकी जो क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या है, दूसरा इसका मानव भूगोल के समय के गलियारे यानी कि इसका इतिहास क्या है, जिसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।